वेदेकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड के भूगोल की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां पानी के दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शानदार रूप देखने को मिलते हैं। हमारे पास अध्ययन सामग्री के कुछ पन्ने हैं जो राज्य की दो सबसे दिलचस्प प्राकृतिक विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। एक तरफ तो है आसमान छूते झरने और दूसरी तरफ धरती के सीने से निकलते मतलब खौलते हुए गर्म पानी के कुंड। और इन पन्नों के जरिए हमारा मकसद सिर्फ जगहों के नाम जानना नहीं है, बल्कि झारखंड के इस प्राकृतिक सुंदरता के पीछे जो भूगोल है उसे समझना है। बिल्कुल। हम ये पता लगाएंगे कि वो कौन सी नदियां हैं जो इन झरनों को जन्म देती हैं, या वो कौन सी भूवैज्ञानिक हलचल है जो पानी को 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। और इनसे जुड़ी कहानियां क्या हैं? हाँ, तो ये झारखंड के जलीय खजाने की एक गहरी खोज होने वाली है। बिल्कुल, ये एक तरह से विरोधाभासों का सफर है ना? हाँ, कह सकते। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण की ताकत जो पानी को सैकड़ों फीट नीचे गिराकर चट्टानों को तराशती है, और दूसरी तरफ धरती की अपनी अंदरूनी गर्मी जो पानी को ऊपर की ओर धकेलती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पानी की उस ताकत से जो ऊपर से नीचे आती है, झरनों से। हाँ, झरनों से। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। इन नोट्स के मुताबिक झारखंड का जो पठारी इलाका है वो इन झरनों के लिए एक क्या कहते हैं एक आदर्श मंच तैयार करता है। सही है। जब नदियां ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरती हैं तो वो मुलायम चट्टानों को तो काट देती हैं, लेकिन फिर कठोर चट्टानों के सामने आकर अचानक नीचे गिरती हैं। और वहीं एक झरने का जन्म होता है। जी, और इस सूची में जो पहला नाम है वो अपने आप में ही सबसे खास है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बुढ़ा घाघ या लोधा घाघ जलप्रपात की। बुढ़ा घाघ ये लातेहार जिले में है, और इन नोट्स के हिसाब से ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा? हाँ, इसकी ऊंचाई 137 मीटर है और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। 137 मीटर। इसको समझने के लिए सोचिए, ये तो लगभग एक 40-45 मंजिला इमारत से पानी गिरने जैसा है। बिल्कुल, कल्पना करना भी मुश्किल है कि जब इतना पानी एक साथ नीचे गिरता होगा तो उसकी आवाज और उसका दृश्य कितना जबरदस्त होता होगा। सच में। और यही बात इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नोट्स सिर्फ सबसे ऊंचे पर ही नहीं रुकते। अच्छा। वे हमें दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में भी बताते हैं, जो कि अक्सर एक सवाल बन जाता है। हाँ, और वो है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू, जी। ये रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर है और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। मतलब बुढ़ा घाघ से लगभग आधा, लेकिन फिर भी ये करीब 20-22 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा। ये भी कम नहीं है। बिल्कुल कम नहीं है। सही कहा। और यहाँ एक पैटर्न उभर कर आता है। जब हम इन नोट्स को और ध्यान से देखते हैं तो रांची जिला जो है वो झरनों का एक गढ़ जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल। हुंड्रू के अलावा यहीं पर दशम जलप्रपात है जो कांची नदी पर है, और एक और बहुत मशहूर नाम है जोन्हा। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, तो शायद यही वजह है। शायद यही वजह है। लेकिन जोना के बारे में इन नोट्स में एक बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। इसे गौतम धारा भी कहते हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, और यहीं पर भूगोल और संस्कृति का मेल होता है। इन नोट्स में एक मान्यता का जिक्र है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस झरने में स्नान किया था। ओह, अच्छा। इस एक मान्यता की वजह से ये जगह सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट या एक खूबसूरत झरना नहीं रह जाती, बल्कि ये एक तीर्थ स्थल का दर्जा पा लेती है। मतलब ये उस जगह की पूरी पहचान बदल देती है। बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब लोग वहां सिर्फ प्रकृति की सुंदरता देखने नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी जाते होंगे। हाँ, ये उस झरने को एक कहानी, एक आत्मा दे देता है। बिल्कुल। और ये झरने सिर्फ अकेले में ये नदियों और उनके संगम की कहानी भी कहते हैं। जैसे इन पन्नों में रजरप्पा जलप्रपात का जिक्र है। ये रामगढ़ में है और ये दामोदर और भेरवी नदी के संगम पर स्थित है। अच्छा, दो नदियों के संगम पर। हाँ, ये सिर्फ एक झरना नहीं बल्कि दो नदियों के मिलन का उत्सव है। इसी तरह खूंटी जिले में पंचगढ़ नाम का झरना है। पंचगढ़, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पंच मतलब 5। तो क्या वहाँ 5 झरने हैं? जी हाँ, स्रोत बताते हैं कि यह बनाई नदी पर स्थित 5 जलप्रपातों का एक समूह है। वाह! सोचिए, एक ही जगह पर 5 अलग अलग धाराओं का पानी एक साथ गिर रहा हो। हर झरने का अपना एक अलग संगीत होता है। पंचगढ़ में तो पूरा एक ऑर्केस्ट्रा बजता होगा। कह सकते हैं। वाह! इन नोट्स में एक और चीज है जो बहुत काम की लगती है। कुछ नामों के आगे एक तारांकन मतलब एक स्टार का चिन्ह बना हुआ है। बुढ़ा घाघ, हुंड्रू,
दशम, जोन्हा, हिरणी, ये क्या दर्शाता है? चाहती है कि इसका कोई और भी मतलब है? हाँ, ये हमें बताता है कि कौन सी जगह सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से भी झारखंड की पहचान का एक अहम हिस्सा मानी जाती हैं। अगर कोई सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जगह उस राज्य की आत्मा से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि पहचान के प्रतीक हैं। क्या बात है! ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो ये तो हुई पानी की उस ताकत की बात जो ऊंचाई से गिरकर सब कुछ तराश देती है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, झारखंड में पानी का एक और रूप है जो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये नीचे से ऊपर आता है और अपने साथ धरती की गहराई की गर्मी और राज लेकर आता है। और ये उतना ही फैसिनेटिंग है। हम बात कर रहे हैं गर्म जलकुंडों की। गर्म जलकुंड? आसान भाषा में कहें तो ये वो जगहें हैं जहां जमीन के नीचे का पानी किसी दरार या रास्ते से सतह पर फूट पड़ता है। लेकिन ये पानी इतना गर्म क्यों होता है? क्या इसके नीचे कोई आग जल रही है? एक तरह से कह सकते हैं। इन नोट्स में इसका वैज्ञानिक कारण बहुत साफ दिया गया है। अच्छा। इसका संबंध भूमिगत मृत ज्वालामुखियों और उनमें मौजूद रेडियोधर्मी खनिजों से है। जब पानी इन खनिजों के संपर्क में आता है तो वो गर्म हो जाता है? हाँ, और क्योंकि इस पानी में कई तरह के खनिज और गंधक यानी सल्फर घुले होते हैं, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। और इन्हीं में से एक जगह है जो इन नोट्स के हिसाब से पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखती है। बिल्कुल, हजारीबाग में स्थित सूरजकुंड। सूरजकुंड। ये भारत का सबसे गर्म जलकुंड है। इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। 88 डिग्री सेल्सियस? एक मिनट, पानी तो 100 डिग्री पर उबल जाता है। जी, मतलब ये पानी उबलने से सिर्फ 12 डिग्री दूर है। क्या इसमें सच में कोई नहा सकता है, या ये सिर्फ दूर से देखने के लिए है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये तो खतरनाक हो सकता है। सीधे मुख्य कुंड में नहाना तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ अलग-अलग कुंड बने हुए हैं जहाँ पानी का तापमान थोड़ा कम होता है। लेकिन इस गर्मी का एक और पहलू भी है जो इसे भूवैज्ञानिक आश्चर्य से कहीं ज्यादा बना देता है। और वो क्या है? इन स्रोतों के अनुसार इन जलकुंडों के पानी में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है। रोगनाशक? हाँ, माना जाता है कि इसमें नहाने से गठिया, खून की कमी और खास तौर पर त्वचा से जुड़ी बीमारियों में आराम मिलता है। अरे वाह! तो यहाँ विज्ञान, भूगोल और स्वास्थ्य का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वाह! वैसे वही बात आ गई जो हमने जोड़ना झरने के बारे में की थी। एक प्राकृतिक स्थल जो आस्था और अब सेहत से भी जुड़ गया है। ये सिर्फ एक गर्म पानी का सोता नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक अस्पताल जैसा है। सही पकड़ा है आपने। और जैसे रांची झरनों का केंद्र था, वैसे ही इन पन्नों को देखकर लगता है कि दुमका जिला गर्म जल कुंडों का एक केंद्र है। अच्छा, दुमका में भी कई हैं? हाँ, यहाँ रानी बहल, झुमका, तापात पानी, झरिया पानी और ततलोई जैसे कई कुंड मौजूद हैं। और एक पैटर्न और भी है, कई जलकुंड नदियों के किनारे स्थित हैं। बिल्कुल। जैसे हजारीबाग का टाइगर प्रपात, जो एक गर्म जलकुंड है, बराकर नदी के तट पर है। दुमका का रानी बहल मयूराक्षी नदी के किनारे है, और धनबाद का तितुलिया दामोदर नदी के पास। इसका कोई खास मतलब है? हाँ, ये जमीन के ऊपर बहने वाले पानी और जमीन के नीचे के पानी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। अच्छा। नदियाँ अक्सर भूगर्भीय फॉल्ट लाइंस यानी दरारों के ऊपर से बहती हैं, और यही दरारें भूमिगत गर्म पानी को सतह तक आने का रास्ता देती हैं। तो ये अक्सर आसपास पाए जाते हैं? जी। और यहाँ भी हमें वो तारंकन चिन्ह दिखता है। सूरजकुंड और टाइगर प्रपात दोनों पर स्टार लगा है। हाँ, जो फिर से इस बात पर मोहर लगाता है कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड होना और उसकी भौगोलिक स्थिति कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल, यह झारखंड की भूवैज्ञानिक विशिष्टता का एक बड़ा प्रमाण है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इन चंद पन्नों से हमने झारखंड की दो बिल्कुल अलग लेकिन शक्तिशाली प्राकृतिक पहचानों को समझा। एक तरफ बुढ़ाघाघ जैसा राज्य का सबसे ऊंचा झरना है, जो ऊंचाई और बहाव का प्रतीक है, और दूसरी तरफ सूरजकुंड जैसा देश का सबसे गर्म जलकुंड, जो धरती की आंतरिक गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक है। ये सूचियां महज नामों का संग्रह नहीं है। ये हमें झारखंड के भूगोल, यहाँ की शक्तिशाली नदियों जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल और उनकी ताकत के बारे में बताती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि कैसे एक ही भूमि पर प्रकृति इतने विविध रूप में मौजूद हो सकती है, और कैसे ये भूगोल वहाँ की संस्कृति,
इतिहास और स्वास्थ्य से जुड़ी मान्यताओं को आकार देता है। बिल्कुल सही। एक ही राज्य में ऊंचे पठार से गिरता ठंडा पानी भी है और धरती के भीतर से निकलता खौलता हुआ औषधीय पानी भी। हाँ। प्रकृति के ये दोनों चरम रूप एक साथ मिलना ही अपने आप में अद्भुत है। हाँ, और ये जानकारी सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये हमें उस क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम को समझने में मदद करती है। सही बात है। नदियाँ और झरने जीवन रेखाएं हैं, तो गर्म जलकुंड भूतापीय गतिविधि के जीते जागते सबूत। ये एक बहुत ही जीवंत भूविज्ञान का प्रमाण है। इन स्रोतों ने हमें इन प्राकृतिक स्थलों के क्या और कहाँ के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक सवाल है जो अब मेरे मन में घूम रहा है। क्या? किसी राज्य में इतने सारे महत्वपूर्ण जल स्रोतों की मौजूदगी, चाहे वो झरने हों या औषधीय गर्म कुंड, वहाँ के स्थानीय समुदायों की जीवन शैली, उनके पर्यटन के मॉडल और पर्यावरण को बचाने की उनकी रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती होगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इन स्रोतों ने हमें नींव दी है, लेकिन असल कहानी तो इन प्राकृतिक अजूबों और वहां रहने वाले लोगों के बीच के रिश्ते में छुपी है। ये पता लगाना कि ये प्राकृतिक खजाना उनके लिए वरदान है या एक चुनौती, ये आगे की खोज के लिए एक बेहतरीन विषय हो सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।